दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी ऑनलाइन एग्जाम में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इसमें आपके लिए जो टारगेट है 75 प्लस क्वेश्चन की। इसमें सभी विषय से टोटल 100 क्वेश्चन है। आपको सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर 12 है एक कोष्ठक में, एक ब्रैकेट में संख्या और दूसरा है 14। इसमें से कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है, आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर यह आप पता लगे कि इसमें सीरीज किस तरह का लागू हुआ है। तो 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़िएगा तो 10। यहाँ से ये पता चला कि 2 ऐड किया गया है, फिर 4 ऐड किया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है, फिर यहाँ पर 4 ऐड कीजिएगा तो यहाँ तक सीरीज कंप्लीट हो रहा है। यानी एक बार +2 ऐड करना है, दूसरी बार आपको 4 ऐड करना है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 16 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 16 में 2 ऐड करने पर यहाँ पर 18 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है तो 14 दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसके बाद फिर आप 18 में 4 ऐड कीजिएगा तो 22 के बराबर हो जाएगा। तो सीरीज इस तरह से एक बार +2 ऐड किया गया, दूसरी बार +4 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 12 जो है 12 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 14 जो है 14 के स्थान पर 18 होना चाहिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही और दूसरी गलत है। अगर इस तरह का भाषा रहेगा क्वेश्चन में तो आपको डरना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बनाना कैसे है। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दर्पण इमेज से रिलेटेड है। उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। यहाँ पर प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति दिया हुआ है। तो वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चन को आप पहले खुद से जरूर ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण XY पर रखा गया है। तो दर्पण प्रतिबिंब में रूल यह होता है कि जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, जो दर्पण के नज़दीक है उसका रिलेशन दर्पण के नज़दीक से ही होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दर्पण के नज़दीक क्या है, E है, इसके बाद C है, इसके बाद A है। तो यहाँ पर फिगर में भी E इस तरह से होगा। यहाँ पर सबसे नज़दीक क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो सबसे नज़दीक देखिए फर्स्ट ऑप्शन में A दिया हुआ है, जो कि गलत है, नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन छांट लेना है कि कौन कौन इसमें से गलत है। C, B और D में दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दर्पण के तरफ कौन सा पार्ट है। दर्पण की तरफ देखिएगा तो ये वाला जो पार्ट है ई का, यह है, यानी इस तरह से फिगर बनना चाहिए ई का। अब यहाँ पर उत्तर आकृति में आइएगा तो सी में क्या किया गया, सीधा लिख दिया गया, बी में भी सीधा ई को लिख दिया गया है। तो इस कारण से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बिल्कुल सही है। अगर आप बनाते हैं तो ये इस तरह से होगा, फिर सी होगा, फिर ए हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पर है उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो इसमें आपको बताना है विद्यालय है, अध्यापक है, छात्र है। तो इसमें आपको सिंपल सा ये समझना है विद्यालय, अध्यापक और छात्र के बीच में क्या रिलेशन है। तो कोई अगर स्कूल है तो वहाँ पर छात्र भी रहेगा, स्टूडेंट भी रहेगा और टीचर भी। और टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता और स्टूडेंट टीचर भी नहीं हो सकता है। यानी अध्यापक और छात्र के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन विद्यालय के अंदर ही अध्यापक भी होगा और छात्र भी होगा। तो यही आपको बनाना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इस तरह से एक बड़ा सा यहाँ पर सर्किल वृत्त होगा। इसके बाद एक मान लीजिए यहाँ पर अध्यापक है, दूसरा मान लीजिए छात्र है। तो इस तरह का वेन डायग्राम यहाँ पर हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ यह सही है। यहाँ पर एक बड़ा सा जो वृत्त है यह हो गया विद्यालय को, और एक यहाँ पर अध्यापक हो गया, दूसरा यहाँ पर छात्र हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले आसान क्वेश्चन बनाना है। अगर समय मिलेगा तो फिर इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है रैंकिंग से रिलेटेड उसको आप बना लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा भाषा ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन आसान ही है। तो इसको बनाना कैसे, यहाँ पर है 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं। यहाँ पर नाम है सुमन, प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। इसके बाद है कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। सबसे बाईं ओर कौन है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, यानी राजू जो है सबसे बाईं ओर है। तो यहाँ से आपको शुरू करना है। लेफ्ट जो पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट लेफ्ट हो गया और इस साइड वाला पार्ट राइट होता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप आर यहाँ पर लिख दीजिए, राजू हो गया। राजू के बगल में कौन है, यहाँ पर दिया हुआ है कुमार दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर के लिख दिए। चलिए अब आगे आपको बढ़ना है।
आगे यहाँ पर देखिएगा कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, यानी यहाँ पर जो है आप दीना को नहीं लिख सकते हैं, कुमार के बगल में नहीं दे सकते हैं। और जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में यहाँ पर दीना बिल्कुल भी नहीं होगा। अब होगा तो यहाँ से पता चलेगा। सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। सुमन जो है दीना के बगल में भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको सुमन को लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आप दीना को नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर भी कंडीशन दिया हुआ है कि सुमन के बगल में दीना नहीं होना चाहिए। तो बीच में यहाँ पर आपको प्रणव देना पड़ेगा। फिर इस तरह से अगर आप दीना को दीजिएगा तो दीना यहाँ पर लास्ट में हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो यहाँ पर बीच में जो खड़ी है सुमन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुमन। इसी तरह से पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको रीजनिंग नहीं भी आता है तो फिर भी आप वीडियो को देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एसएससी एग्जाम में फिक्स पैटर्न है, सेम इसी तरह का अभी जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा, क्वेश्चन का लेवल सेम इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ से ध्यान देना है। यहाँ पर क्या किया गया है, अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि ये त्रिभुज का कॉर्नर जो है यहाँ पर लिया गया है, इसमें भी यहाँ पर लिया गया है, तो सेम यहाँ पर लिया गया है, और इसमें जो आपको आंसर देना है इस वाले फिगर में इसके अकॉर्डिंग देना है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो लाइन है इस तरह से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि लाइन हो जाएगा इस तरह से। कॉर्नर जो है यहाँ पर लास्ट की तरफ है, तो इसमें भी लास्ट की तरफ इस तरह से त्रिभुज बनेगा। तो अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इस तरह से दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, और बाकी ऑप्शन में देखिएगा तो अलग तरीके से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो यह बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग गुना का चिन्ह को कुछ भी यहाँ पर चेंज करके आपको 13 लाना है, कैसे भी करके। यहाँ पर क्या है कि अभी 30 में 3 से गुना है, तो 30 में 3 से गुना करने पर 90 होता है, 90 में से 3 घटाइएगा तो 87 होता है, लेकिन आपको 13 बनाना है, तो यहाँ पर आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो गुना के जगह पर आप भाग का यूज कीजिए। तो अगर आप यहाँ पर भाग दे दीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा 30/3, और माइनस के जगह पर प्लस का प्रयोग कीजिएगा तो 13 के बराबर हो जाएगा। 30 में 3 से भाग दीजिएगा 10 होगा, 10 में 3 जोड़ने पर 13 आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, गुना को भाग में बदला जाए और माइनस को प्लस में बदला जाए, चेंज करने पर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड। कथन निष्कर्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कथन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, अपने मन से कुछ भी आपको नहीं लेना। अगर इसमें दिया हुआ रहेगा आकाश का रंग पीला होता है तो आपको यही समझना है कि आकाश का रंग पीला है, अपने तरफ से इसमें आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो भाषा इसी तरह से दिया हुआ रहता है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। अब चलिए यहाँ पर कथन है दिया हुआ, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। और इसके बाद दूसरा कथन है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इस कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष यहाँ पर पहला है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो यह बिल्कुल भी गलत है। इसलिए गलत होगा, यहाँ पर देखिएगा कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कुछ जो है चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहा है, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला में जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, यानी जो भी चीन के वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं वह तो इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है, लेकिन यहाँ पर है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो पहला जो है निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि यहाँ पर है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और जो भी चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है। तो कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, यह सही है। चीन के जो भी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होंगे जापान में काम कर रहे हैं, यह भी सही दिया हुआ है। दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। अब तीसरा पर आते हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, यह भी गलत है। इसलिए गलत है कि जापान में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो प्रतिभाशाली है, लेकिन दुनिया के जितने भी प्रतिभाशाली है वो जापानी है, यह जरूरी नहीं है, दूसरे देश का भी हो सकता है, तो यह भी गलत है। इसके बाद चौथा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो कुछ चीन के वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और जापानी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पर कुछ चीनी वैज्ञानिक भी प्रतिभाशाली हो सकता है। तो दूसरा और चौथा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आ जाना है आपको दूसरा
और चौथा जो है अनुसरण यहाँ पर कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। अब इसमें आपको बताना है तो सी डी और एच आई के बीच में क्या रिलेशन है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो सीरियल नंबर है ए से लेकर जेड तक आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर आप ए से लेकर जेड तक का सीरियल नंबर याद किए हैं तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। सी का सीरियल नंबर है 3 और डी का है यहाँ पर 4। इसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पर एच है, तो एच का है सीरियल नंबर 8 और आई का है 9, यानी 5 इसमें ऐड किया गया है। 3 में 5 ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 4 में 5 ऐड कीजिएगा तो 9। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा इसका सही आंसर पी क्यू और यू भी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पी का जो मान होता है 16 और यू का मान है 21, तो 16 में 5 जुड़िएगा तो 21। इसी तरह से क्यू का मान है 17 और भी का मान है 22, तो यहाँ पर भी रिलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करिए। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर है, यहाँ से आप आ जाइए। यहाँ से अगर आप देखिएगा उल्टा इसमें लिया गया है। ओ है तो ओ के बाद यहाँ पर पी क्यू आर, आर के बाद यहाँ पर आर एस टी यू, यू के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स, इसके बाद एक्स वाई जेड ए, जेड के बाद फिर से यहाँ पर ए बी सी डी शुरू हो गया है। तो जेड के बाद यहाँ पर एक्स के बाद यहाँ पर ए लिया गया है, तो ए के बाद यहाँ पर आपको 3 और ऐड करना पड़ेगा। तो 3 ऐड करने के बाद इसमें डी होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए बी सी डी। इस तरह से अगला क्वेश्चन, एक 6 मंजिला 6 कार्यालय क्रम से ए बी सी डी ई एफ को आवंटित किया जाता है। एक 6 मंजिला 6 कार्यालय है। यहाँ पर एक मंजिल पर एक फ्लोर पर जो है 6 कार्यालय 6 ऑफिस है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ इस तरह से है। और ये कार्यालय 2 कतारों में, एक कतार का रुख उत्तर की ओर और दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। और यहाँ पर उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी से रिलेटेड है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई फ्लोर है इस तरह से, एक यहाँ पर है उत्तर की तरफ से, एक है दक्षिण की तरफ से। अगर इसमें आपसे कहा जा रहा है कि उत्तरमुखी कार्यालय है, तो उत्तरमुखी का मीन्स ये हुआ ऊपर वाला जो है यहाँ पर उत्तर डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन बनाइएगा तो नॉर्थ होता है ऊपर की ओर, उत्तर हो गया ये, साउथ होता है दक्षिण की ओर, ईस्ट ईस्ट साइड हो गया और वेस्ट ईस्ट साइड हो गया। इस तरह से डायरेक्शन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तरमुखी कार्यालय है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिण में यहाँ पर ऑफिस है और यहाँ पर ऑफिस है, इसका मुंह जो है उत्तर की तरफ इस तरह से। अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण मुखी कार्यालय है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ऑफिस है यह उत्तर डायरेक्शन में है, ऑफिस जो है उत्तर वाले पार्ट में है और इसका जो मुंह है यहाँ से दक्षिण की तरफ है। इस तरह से आपको समझना, बस इतना ही समझना है। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से आते हैं। एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है और बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है। चलिए यहाँ पर 2 लाइन हो गया इस तरह से, एक ये हो गया एक ये हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी दक्षिण वाले पार्ट में है। दक्षिण वाला पार्ट में रहेगा तब तो यहाँ से ऑफिस का जो है मुंह इधर की तरफ रहेगा, तो उत्तरमुखी कार्यालय हो गया, बी यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है, तो यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि डी जो है इसी पार्ट में है, तब तो इसी लाइन में होगा, डी के बगल में नहीं है, क्योंकि एक उत्तर लाइन में है एक दक्षिण लाइन में है। तो डी जो है बी के बगल में नहीं है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इस बीच में जो है कोई और होगा, ये आगे पता चलेगा। बी को उत्तरमुखी मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिला है, तिरछा रूप से, तो यानी डी यहाँ पर हुआ तो एफ यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से एफ हो गया। इसके बाद है एफ को तिरछे आमने सामने कार्यालय मिला है, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। सी जो है यहाँ पर एफ के बगल में हो गया, यहाँ पर सी हो गया, एफ के बगल में है। को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, तो सी यहाँ पर उत्तर तरफ है, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा दक्षिण मुखी। यहाँ से तो और क्लियर है। इसके बाद है ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, तो ई को जो उत्तरमुखी कार्यालय मिलेगा तो ई जो है यहाँ पर हो जाएगा, तब तो उत्तरमुखी कार्यालय मिलेगा दक्षिण वाले पार्ट में। अब बचा कौन, ए बचा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा ए हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वाले पार्ट में कौन कौन सा होगा, उत्तर वाले पार्ट में कौन कौन हो गया, ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। तो अब इसी क्वेश्चन को आपको बना देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिणमुखी कार्यालय मिले। दक्षिणमुखी यानी उत्तर वाले पार्ट में रहेगा, शुरू में ही आप लोगों को बताए थे कि दक्षिणमुखी का मतलब हुआ उत्तर वाले पार्ट में रहेगा, तभी तो उसका मुंह दक्षिण की ओर रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बनाने पर इस तरह से आया था, एफ यहाँ पर आया था, सी आया था यहाँ पर और ए यहाँ पर आया था, तो एफ सी ए जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है सही आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में असंगत को पहचाने, जो गलत है यहाँ पर
तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिया गया है, उल्टा यहाँ पर इस तरह से ABCD है, WXYZ हो गया, ABCDE, यहाँ पर है IJKL इस तरह से, और यहाँ पर जो है P के बाद होना चाहिए Q, Q के बाद होना चाहिए R, R के बाद होना चाहिए S, जो कि C में दिया हो यह गलत है, तो इसलिए C इसका सही आंसर हो जाएगा, असंगत है। अब यहाँ पर कागज़ को काट के बनाया जा रहा है, एक कागज़ यहाँ पर कटिंग से रिलेटेड है, प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति हो गया, ये जो है फिगर कौन से कागज़ को काटने पर बनेगा, इसमें उल्टा पूछ लिया गया है, तो कौन से कागज़ को इस तरह से काटिएगा तो इस तरह का फिगर बनेगा, आपको बताना है 12वें नंबर क्वेश्चन में। तो 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है कागज़ को इस तरह से यहाँ से काट करके मोड़ा गया है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसलिए सही होगा कि यहाँ से आप मिला लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो तीर है, एरो है, इस तरह से यहाँ पर हो गया, और ये वाला जो एरो है, अगर आप कागज़ को यहाँ पर मोड़ करके काटा गया, अगर आप कागज़ को खोलिएगा तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्ट, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सी श्रृंखला में गलत दिया हुआ आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन देखिएगा। यहाँ पर इस तरह से पैटर्न लागू है, 1 का क्यूब किया गया है, +1 ऐड किया गया है, तो 1 का क्यूब करके +1 ऐड कीजिएगा 2 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कीजिएगा 8 होता है, 8 में 1 जोड़िएगा 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करने पर 27 होता है, 27 में 1 जोड़िएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 का क्यूब होता है 64, +1 यहाँ पर आपको ऐड भी करना था, तो यहाँ पर 65 होना चाहिए, तो 64 जो है इसमें गलत है, 64 के स्थान पर क्या होना चाहिए 65, बाकी सभी सही है। 5 का क्यूब 125 होता है, +1 यहाँ पर 126 हो गया, 6 का क्यूब 216 +1 217, 7 का क्यूब होता है 343 और +1 344, 8 का क्यूब होता है 512, यहाँ पर लास्ट में 8 का क्यूब अगर आप करते हैं 512 हो गया, +1 513 के बराबर है, तो यानी 64 की जगह पर क्या होना चाहिए 65, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन 64। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन निष्कर्ष से रिलेटेड ही है, अगर आप इस निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें यही दिया हुआ है कि इसमें जो भी जानकारी है उसी को आपको सत्य मानना है, भले वह सर्वज्ञात चीज़ से अलग ही ना हो। यहाँ पर है कुछ गुड़िया फूल है, तो चलिए इसको बनाते हैं, कथन है और निष्कर्ष है। कुछ गुड़िया फूल है, तो इसको आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पर गुड़िया को जी से लिख रहे हैं, कुछ गुड़िया फूल है, तो यहाँ पर फूल को जो है PH से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। चलिए बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कुछ गुड़िया फूल है, तो यहाँ पर हो गया, और फूल को यहाँ पर PH से लिख रहे हैं। इसके बाद है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी गुड़िया और पेड़ के बीच में रिलेशन नहीं है, तो जिसके बीच में रिलेशन नहीं रहता इस तरह से आप एरो से दिखा दीजिए, तो इससे ये क्लियर पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पेड़ और गुड़िया के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ फूल पेड़ है, यहाँ पर पेड़ और फूल के बीच में देखिएगा कि रिलेशन नहीं है, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमें जो यहाँ से क्लियर पता चलता है सिर्फ पहला कथन पता चलता है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, या फिर कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, या फिर कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, तो पहला सही है, बाकी दूसरे के बारे में यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 14 का डी हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। बैल और गाय के बीच में क्या रिलेशन है उसी तरह से आपको बताना है। तो बैल का स्त्रीलिंग है गाय, और शेर का जो हो जाएगा स्त्रीलिंग शेरनी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत को पहचाने। यहाँ पर है ऊपर नीचे आगे है, ऊपर नीचे आगे तीनों जो है दिशा से रिलेटेड है, यानी ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है। और यहाँ पर बड़ा जो है, बड़ा छोटा होता है वस्तु की मात्रा से रिलेटेड, तो बड़ा यहाँ पर अलग है, बड़ा के टर्म में जो होगा बड़ा छोटा मोटा इस तरह का शब्द होगा एक तरह से। और ऊपर नीचे आगे यह जो है डायरेक्शन से रिलेटेड है, यानी ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की दिशा में जाना है, इस तरह से डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो बड़ा यहाँ पर मात्रा से रिलेटेड है, यह अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चिल्ड्रेन का कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है तो मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर CHIL है, यहाँ पर 4 लेटर जो हो गया इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। L हो गया, L के बाद यहाँ पर देखिएगा L लिखा गया, इसके बाद I लिखा गया, इसके बाद H लिखा गया, इसके बाद C लिखा गया, इस तरह से हो गया। और यहाँ से फिर क्या किया गया है, N को इस तरह से उल्टा करके लिख दिया गया है, N लिखा गया है, फिर E लिखा गया है, इसके बाद R, इसके बाद D। इसमें भी इसी तरह से आपको करना है, E से आपको शुरू करना है, E हो गया, V हो गया,
इसके बाद चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ई से शुरू करना है आपको चौथे अक्षर से। ई हो गया, ई के बाद भी हो गया, इसके बाद ओ हो गया, इसके बाद एम हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, टी से शुरू कर देना है यहाँ से। तो टी से शुरू कीजिएगा, तो टी हो गया, एन हो गया, ई हो गया और एम हो गया। तो अब देख लीजिए ई भी ओ, इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ई भी ओ एम टी एन ई एम, यह सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत को पहचानिए। यहाँ पर इराक है, दिनार है, तो दिनार जो है एक प्रकार का मुद्रा है, बाकी सभी यहाँ पर रोम, एंथेस, कैरो यह सभी शहर का नाम है। तो यहाँ पर मुद्रा दे दिया गया है, बाकी अलग है, तो यह असंगत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे जाने वाली आकृति का चयन करें। प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर यहाँ पर त्रिभुज आ गया। अब यहाँ पर त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर यहाँ पर वर्ग आ गया, फिर यहाँ पर चतुर्भुज दिया हुआ है और चतुर्भुज के अंदर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ से आपको समझना है, यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त यहाँ पर बड़ा में लिया गया, यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज बड़ा में लिया गया है, और यहाँ पर चतुर्भुज है तो यानी बड़ा वाला जो शेप होगा चतुर्भुज का होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद यहाँ पर क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब इसके अंदर जो आएगा यह पंचभुज आएगा, पांच भुजा वाला होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंदर में होगा पांच भुजा, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ पर अंदर में पांच भुजा। अब बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ से पता चलेगा, वृत्त है तो वृत्त बड़ा है, यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज है तो त्रिभुज इसमें बड़ा है, इसमें चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बड़ा वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि d बराबर 4 g बराबर 7 तो ग्राडियन GRADEN का मान कितना होगा। तो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में d का सीरियल नंबर 4 है, g का 7 है, तो इसी तरह से ग्राडियन का मान आपको बताना है। तो g का सीरियल नंबर 7 है, r का है 18, a का है 1, d का है 4, e का है 5, n का है 14। सभी को जोड़ने पर यहाँ पर जो हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 इसका आंसर आ गया, ये ऑप्शन। और कई बार एग्जाम में क्या रहता है कि यहाँ पर जैसे 49 आया तो 49 ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो कई बार डबल करके भी दिया हुआ रहता है, 49 का जैसे डबल यहाँ पर दे दिया जाएगा कि 98, तो 98 इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम आकृति आपको चूज करना है। प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। उत्तर आकृति में यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है सेम चीज़ को आपको प्रश्न, यहाँ पर जो उत्तर आकृति है उसमें आपको ढूंढना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि लिखा भी है घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी इसको आपको घुमाना नहीं है, उल्टा नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ पर फिगर है, जैसे यहाँ पर इस तरह का एक लाइन है तो सेम लाइन आपको इसमें भी खोजना है और इस तरह का शेप बना होना चाहिए। तो अगर ऐसा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ढूंढना है तो ज़्यादातर जो इसका आंसर रहता है जिसमें आपको ज़्यादा लाइन दिखे उसी से आपको शुरू करना है। जैसे ए में आप देखिएगा तो ए में इस तरह का ये वाला जो लाइन है एक भी इसमें नहीं बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी में भी इस तरह से नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं सीधा सी और डी में आ जाते हैं। तो सी में यहाँ पर अगर आप ढूंढिएगा, चलिए पहले डी को देख लेते हैं। तो डी में अगर आप देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें डी में नहीं दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर ए वाला इस वाला पार्ट नहीं है और साथ में इस तरह से एक लाइन भी होना चाहिए, यह जो है सीधा लाइन इस तरह से होना चाहिए जो कि डी में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में बिल्कुल इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह का आकृति हो गया, फिर एक सीधा लाइन हो गया और फिर इस तरह से यहाँ पर एक लाइन और हो गया। तो इस तरह से सी का फिगर बन रहा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली का जो दूसरी से रिलेशन है वहीं आपको तीसरी संख्या का चौथी संख्या से रिलेशन बताना है। इसमें आपको सिंपल सा ये सोचना है 11 को क्या कीजिएगा कि 169 के बराबर हो जाएगा, और आपको कम से कम 30 तक जितने भी संख्या हैं सभी का आपको वर्ग याद रखना है। अगर आप ये वर्ग याद रखें तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 169 जो है 13 का वर्ग है, 13 का स्क्वायर करने पर 169 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 11 में क्या किया गया है कि +2 ऐड किया गया है। 11 में अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा 13 होगा, 13 का एक स्क्वायर यहाँ पर 169, 18 में भी +2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कर दीजिए 400 आ गया। यही इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 400। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में सभी क्वेश्चन बनाने तो इसके लिए आपको 30 तक जितने भी संख्या हैं सभी का आपको वर्ग याद रखना पड़ेगा। 10 तक का आपको कम से कम क्यूब याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पहले क्यूब से रिलेटेड था सीरीज का। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। इसमें आपको बताना है, तो यह भी वर्ग से रिलेटेड ही है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 16 का स्क्वायर है 256, 14 का स्क्वायर है 196, लेकिन 252 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 252 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें।
इसमें आपको बताना है। तो इसमें आप कौन सा पैटर्न लागू हुआ है, सबसे पहले आप पैटर्न का पता लगाइए। तो 1 को क्या कीजिएगा कि 3 के बराबर होगा। तो 1 को अगर आप 2 से गुना करते हैं प्लस 1 जोड़ते हैं तो 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पहले आप 2 से गुना कीजिए, फिर प्लस 1 ऐड कीजिए, 3 के बराबर हो गया। फिर यहाँ पर 3 आ गया, 3 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6 होता है। फिर इस यहाँ पर -1 आपको घटाना पड़ेगा, 5 के बराबर हो गया। फिर 5 में 2 से गुना करने पर 10 हो गया, +1 ऐड करने पर 11। इसी तरह से 11 को 2 से गुना करने पर 22 हुआ, 1 घटाने पर। इसमें हो क्या रहा है कि गुना सभी में आपको 200 ही करना है, लेकिन एक बार +1 ऐड करना है, दूसरी बार -1 घटाना है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 21 में 2 से गुना करने पर कितना होगा, 42, +1 ऐड करने पर 43 हो गया। अब यहाँ पर 43 में 2 से गुना करने पर 46 है, और 1 घटाने पर यहाँ पर 85 के बराबर हो गया। 85 में 2 से गुना कीजिएगा 170 हो जाएगा, +1 यहाँ पर ऐड किया गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 से गुना होगा, ये हो गया, और -1 भी आपको करना पड़ेगा। तो 171 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 342 होता है। 342 में से आपको क्या करना है, 1 घटा देना है। तो 341 के बराबर इसका आंसर हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 24 का 341। अब चलिए रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। 2 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। इसको भी आप रैंकिंग के तरीके से ही बना सकते हैं, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस ने पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मॉरिस के बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती आपको बताना है। तो जिस तरह से रैंकिंग का क्वेश्चन बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें भी आपको उसी तरह से बनाना है। ऊपर यानी सबसे टॉप में प्रथम स्थान पर कौन रहा है और नीचे कौन रहा है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया है। रॉबर्ट का जो स्थान है मोनिस से पहले है और गुंजन के बाद में आया है। तो गुंजन यहाँ पर इस तरह से हो गया, गुंजन के बाद कौन आया है, रॉबर्ट, और मोनिस से पहले स्थान है रॉबर्ट का। तो इस तरह से हो गया, मोनिस से पहले रॉबर्ट हो गया और गुंजन के बाद आया, यानी यहाँ पर जो गुंजन है लास्ट में है। अब चलिए इसके बाद दूसरा रिलेशन है यहाँ पर, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। अनिल का जो स्थान है सुनील से पहले है। यहाँ पर अनिल इस तरह से लिख रहे हैं, अनिल जो है सुनील से पहले है, सुनील से पहले हो गया लेकिन मोनिस के बाद में रह गया, लेकिन मोनिस के बाद में यहाँ पर रह गया, यानी मोनिस जो है ऊपर में रह गया यहाँ पर। अब इस यहाँ पर एक रिलेशन है, एक यहाँ पर रिलेशन हुआ, एक दूसरा यहाँ पर है SAM। अब दोनों को एक साथ अटैच कर दीजिए। तो दोनों को एक साथ अगर आप अटैच कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर SAM है, SAM, और यहाँ पर MRG है। तो M तो यहाँ पर कॉमन ही रह गया, R हो गया और यहाँ पर G हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता किसने जीती, तो टॉप पर कौन है, गुंजन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा गुंजन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी महाराष्ट्र के नागपुर में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नागपुर। सभी जीके का क्वेश्चन देख लीजिए, 25 में से आप कितना सही बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर एग्जाम में सीधा साफ से पूछा जाता है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो उस कंडीशन में आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछना रहता है तो क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा। अगर सीधा सा पूछेगा तो आपको समझना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जनतंत्र का जो अर्थ होता है, जन यानी हो गया जनता, तंत्र यानी यहाँ पर शासन, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जनता का शासन, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, बिल्कुल गलत है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, यह भी गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है, यह बिल्कुल सही है। लोग अपने पसंद के अनुसार प्रतिनिधि यानी MP MLA को चुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देते, यह भी गलत है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपने पसंद के अनुसार प्रतिनिधि को चुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड
एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को आपको देख लेना है, 4 से 5 बुक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन नेकस एक प्रसिद्ध था। तो जीन नेकस एक प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चिंतक, समाज के बारे में सोचते थे। अगला क्वेश्चन है, कोल लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में हरा रंग होने का जो कारण है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। एक क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में नृत्य शैली से भी हर बार पूछा जाता है। तो 7 से 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो पहला यहाँ पर कथक है। तो कथक जो संबंधित है उत्तर भारत, अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश आपको आंसर देना है। दूसरा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है संबंधित है केरल राज्य से। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से संबंधित। तमिलनाडु जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया। तो बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से जो घटना को जन्म दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में। एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में। इसके बाद है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में। चीनी क्रांति का भी याद रख लेना है, चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। सोवियत संघ का विघटन, यानी अभी सोवियत संघ में मेन रूप से जो देश है मुख्य रूप से रूस है, और इसका जो विघटन हुआ था 1991 में। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। रूसी क्रांति 1917 में, चीनी क्रांति 1911 में, फ्रांस की क्रांति 1789 में। विश्व से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaCl। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2018 के अकॉर्डिंग, नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत उस समय 7वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से जो अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा नहीं है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है बृहस्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखिएगा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह जो है आरएनए का पूरा नाम है। एग्जाम आरएनए का भी पूछ दिया जाता है। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। लौह अयस्क या फिर आप कह सकते हैं इस्पात स्टील का भी प्लांट से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्षेत्र नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उड़ीसा, झारखंड। पहला आप यहाँ से देख लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, राउरकेला स्टील प्लांट है उड़ीसा में, और दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में। तो उड़ीसा, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। शांति का जो प्रतीक है कबूतर है, और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। गुड माने होता है अच्छा, और गुड्स माने होता है सामान। अगर आप गुड में एस लगा देते हैं इस तरह से, तो गुड्स माने हो जाता है सामान, वस्तु या सामान आप कह सकते हैं। तो जीएसटी का जो पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो अप्रत्यक्ष कर है, और इसका पूरा नाम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। नर्मदा एवं सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके अलावा आपको यह भी याद रख लेना है कि सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक में रजत यानी सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु आपको इसको याद रख लेना है। और यह जो पीवी सिंधु जो जीती थी रजत पदक 2016 ओलंपिक खेल में। 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन
ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और यहाँ से करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2020 में नहीं हुआ है, अब इस बार 2021 जुलाई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 2021 जुलाई में इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। इससे पहले जो किया गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। यह जो हड्डी पाई जाती है जांघ में, जांघ की हड्डी को ही फीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्किटेक्चर की जुड़ने की तकनीक पिटरा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पिटरा ड्यूरा यह जो पाई जाती है ताजमहल में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 में, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2009। अगला क्वेश्चन है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक तमिलनाडु से रिलेटेड था। लावनी जो लोक नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से, और एक आपको झील का भी नाम आपको याद रख लेना है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। लोनार झील भी एग्जाम में पूछा जाता है। और लोकटक झील है मणिपुर में। दोनों झील का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो लावनी और तमाशा लोक नृत्य जो संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला जो है आरती साहा है, 1959 में पार की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है खाली स्थान में इसमें से कौन सा होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है। दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग निर्माण यह सभी है। तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे बैंकिंग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें हमको सेवा मिलती है, जैसे रेल भी हो गया, तो रेल भी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। रेल के माध्यम से भी हमें सेवा ही मिलता है। यहाँ पर कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, सूचना और प्रौद्योगिकी बैंकिंग यह दोनों हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और न्याय तंत्र यह अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ में मूल रूप से जो देश शामिल था इसमें रूस, और यह जो टूटा है 1991 में। यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में यहाँ पर विकेट लिया है और दिए गए आंकड़े का आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक बराबर जो सूत्र होता है सर्वाधिक बारंबारता, यानी इसमें सबसे अधिक बार जो रिपीट हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको काउंट कर लेना है 0 कितना बार आया है, 1 कितना बार, 2 कितना बार, इस तरह से। तो 0 का जो प्रयोग हुआ है इसमें 3 बार, 1 का प्रयोग हुआ है 2 बार, 2 का प्रयोग हुआ है 4 बार, 3 का प्रयोग हुआ है 2 बार, 4 का प्रयोग हुआ है 1 बार, 5 का प्रयोग हुआ है 3 बार। और सभी को काउंट करने के बाद एक बार जोड़ करके देख लीजिएगा कि टोटल 15 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो सबसे अधिक बार जो रिपीट हुआ है इसमें 2 का प्रयोग हुआ है 4 बार। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बहुलक जो हो जाएगा इसमें 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें आपको डाउट रहेगा, तो इसको पढ़ना कैसे ये समझ लीजिए। अगर आप सही तरीके से पढ़िएगा क्वेश्चन को तो आसानी से बना लीजिएगा। इसमें जो आपको पढ़ना है कोमा के बाद से पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ना है Q से 40% कम है P। अगर आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किससे कंपेयर हो रहा है। Q से 40% कम है P, यानी Q से कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए P लिखते हैं और Q लिखते हैं। Q से 40% कम है P, यानी Q जो हो गया यहाँ पर 100 हो गया, और 100 का होता है 40%, यहाँ पर होगा 40, तो 40 कम कर देना है, तो P का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 60 हो गया। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया। अब चलिए आगे कहा जा रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें भी आपको कोमा के बाद पढ़ना है। P से कितना प्रतिशत अधिक है Q, यानी P से कंपेयर हो रहा है। तो P से कितना अधिक है Q, तो P से अगर आप अधिक कीजिएगा तो यहाँ पर 60 है और Q 100 है, तो 40 अधिक है, 40 यहाँ पर प्लस अधिक है। और P से कितना अधिक है, तो कंपेयर यहाँ पर P से हो रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, 40/60 लिखना है। P का मान कितना है, जिससे भी कंपेयर होगा उसको नीचे में लिखना है। तो 40/60 गुने 100, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 52 नंबर का बी ऑप्शन 66.66%।
अगला क्वेश्चन है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। दीपक अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर कितना दिन में कर रहा है? टोटल कार्य को 35 दिनों में। तो ये हो गया 1/35, यहाँ पर इस तरह से लिख देना है टोटल कार्य। और यहाँ पर 2 का दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए यहाँ पर तीनों में से 2 का घटा दीजिएगा तो तीसरा का मान आ जाएगा। अनिल तथा दिनेश का है यहाँ पर 60 दिनों में, तो 1/60। और आपको यहाँ से अनिल और दिनेश यहाँ पर आ गया, अनिल दिनेश, बचा कौन? तो दीपक बचा। दीपक का बताना है तो 1/35 माइनस 1/60, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही इसका आंसर आ गया। तो 35 और 60 का यहाँ पर आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 420, फिर 35 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, 420 है यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, और इसके बाद 60 है तो 60 का यहाँ पर जो हो जाएगा 7, तो 12 में से 7 को आप घटाइएगा तो 5 होता है, तो 5 बट्टा हो गया यहाँ पर 420। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो काटिएगा तो 84 होता है, तो 1/84 आ जाएगा। तो यहाँ पर दीपक का जो कार्य हो जाएगा 84 दिन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 84 दिन। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 का दिया हुआ है, अनिल दीपक दिनेश तीनों का दिया हुआ है, और 2 का भी यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा निकालने के लिए 3 में से दोनों का जो कार्य है घटा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि उसे रंगीन की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्च होगा? शंकु को बाहर से रंगना है तो इस तरह का शेप होता है शंकु का, तो बाहरी पार्ट का रंगना है, तो यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको 14 से गुना कर देना है, यही रुपया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई आर एल। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या सब है। पहला तो यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, और आपको चाहिए यहाँ पर एल चाहिए, हाइट से यहाँ पर नहीं आंसर निकलेगा। तो एल बराबर सूत्र होता है रूट ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो 16 का स्क्वायर करना है रूट अंडर में, प्लस 30 का स्क्वायर करना है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900, और 16 का स्क्वायर हो गया 256। तो जोड़ने पर यहाँ पर जो आ जाएगा इसका मान 1156 आ जाएगा। 1156 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो एल का मान जो यहाँ से आ गया 34 आ गया। अब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो पाई का मान हो गया यहाँ पर 22/7, आर का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से 30, और एल का मान यहाँ पर निकल कर आ गया है 34, ये हो गया। अब आप सीधा रुपया निकाल लीजिए कि खर्च कितना होगा। तो खर्च निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे गुना कर दीजिए, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 44,880 रुपया, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जो भी मान यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हो इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर 5/1/2 है, यानी 11/2 हो गया, इसमें से आपको घटा देना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, बोर्ड मास नियम से बनाना है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, ए से होता है एम, से बोर्ड के बाद होगा एम। तो बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लाई यानी गुना। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग का क्रिया होगा। तो 4 में आप 2 से भाग देते हैं तो 2 हो जाएगा। तो 6 में से -2 घटाने पर 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 1 13/4, और यहाँ पर जो हो गया +4। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर नीचे में हो गया, और 13 + 16, तो 13 में 16 को जोड़िएगा तो 29 हो गया। अब आपको क्या करना है, 5/1/2 में से 29/4 घटा देना है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो गया, 11/2 माइनस 29/4। अब इसको घटा दीजिए आप। तो घटाने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 यहाँ पर एलसीएम हो गया, और 11 में 2 से गुना करने पर 22 हो गया। तो 22 में से -29 आपको घटाना है, तो -7/4 हो जाएगा। 22 में से -29 घटाने पर -7 आएगा, -7/4 इसका आंसर हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, -7/4। अगला क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित है। इस तरह का 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसको बनाना कैसे आप सीख लीजिए। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं पता है तो तीनों क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखाचित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों
P1, P2, P3, P4, P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे P1 का 15 है, P2 का 30 है, P3 का 27 है, यहाँ पर बताया गया ग्राफ में। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है, उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ने से यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया हुआ राजस्व, तो राजस्व क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप कोई दुकान करते हैं और 1,000 रुपये का पूंजी लगाकर दुकान करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट जोड़कर सामान बेचिएगा, 10 से 20% प्रॉफिट जोड़कर, तो 12 से 1300 रुपये में आप सभी सामान जो भी 1,000 में खरीदे हैं उसको सेलिंग कीजिएगा। तो एक दिन में आपको यहाँ पर जो भी जितने भी रुपये का आप सामान बेच रहे हैं इसमें आपका लाभ भी शामिल है। 1200 या 1300 रुपये का आप सामान बेचिएगा तो यही यहाँ पर राजस्व हो गया। राजस्व में जो होता है, जो मूल पूंजी होता है और लाभ दोनों इसमें शामिल होता है, यही चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। राजस्व जो है यहाँ पर 38,100 रुपये, इसमें जो उत्पाद का ओरिजिनल जो दाम है यह भी शामिल है, साथ में इसमें लाभ भी शामिल है। राजस्व जो होता है, आप कोई भी चीज़ को जैसे सेलिंग करते हैं सामान को, इसी को कहा जाता है राजस्व। तो 38,100 रुपये हो गया। उत्पाद P3 का व्यय यानी खर्च बताना है, यानी इसमें कितना रुपये का खर्च किया था, या सिंपल सा आप कह सकते हैं क्रयमूल्य भी, या कितने रुपये खर्च करके सामान खरीदे था, इस तरह का आपको समझना है। तो इसको आप सिंपल सा क्रयमूल्य समझ लीजिए। तो क्रयमूल्य जो होता है 100 होता है, 100% हो गया, और इसमें 27% P3 का यहाँ पर लाभ दिया हुआ है। तो 27 अगर आप इसमें शामिल कर दीजिएगा तो 127 हो गया। तो राजस्व में क्या होता है, जो पूंजी का जो दाम है यहाँ पर ओरिजिनल जो क्रयमूल्य है यह भी शामिल होगा, साथ में लाभ भी शामिल होगा। तो 127 यूनिट का मान यहाँ पर 38,100 रुपया है। तो 100 यूनिट का मान आपको सिंपल सा निकाल देना है, यानी क्रयमूल्य इसमें सिंपल सा आपको निकाल देना है, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 38,100 हो गया और 100 का निकाल देना है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि 100 का क्यों निकाल रहे हैं। तो 100 का मान निकालिएगा तो 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन 30,000। सिंपल सा राजस्व में आपको यही समझना है कि राजस्व में जो होता है जितने रुपये का हम सामान खरीदे हैं यानी क्रयमूल्य यह भी शामिल है, साथ में इसमें लाभ भी शामिल है, दोनों मिलाकर राजस्व है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए, और इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए। बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, आपको टाइम लगेगा। और इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर दो वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ क्रमशः 3:2 के अनुपात में। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको 3:2 को या तो 30 बना सकते हैं या 300 बना सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में सहूलियत हो। तो 3:2 में दिया हुआ है, पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है और दूसरी वस्तु का मूल्य X% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो X का मान कितना होगा। पहली वस्तु यहाँ पर मान लेते हैं A है और दूसरी वस्तु यहाँ पर मान लेते हैं कि B है। 3:2 में दिया हुआ है यहाँ पर, तो A को मान लेते हैं यहाँ पर 30। 3 यहाँ पर है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो टफ हो जाएगा, तो इसलिए इसको 30 बना लीजिएगा। 300 बनाइएगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर पहले कंडीशन में कि पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, तो 30 का 40% निकालिएगा तो होता है 12, और बढ़ाना है तो 30 में 12 जोड़ देना है। तो यहाँ पर नया कितना हो जाएगा, 42 हो गया। अब हमें B के बारे में यहाँ पर नहीं पता है, B के दाम को घटाना है, और ओवरऑल घटाने और सब कुछ करने के बाद यहाँ पर जो रेशियो हो जाता है 7:3 में, 7:3 में हो गया, यानी A का मान हो गया 7 और B का मान हो गया 3। अब यहाँ से आपको यही चीज़ आप यहाँ से समझना है कि 42 को आप क्या कीजिएगा कि 7 के बराबर हो जाएगा, तो यानी 6 से गुना करना पड़ेगा, या सिंपल सा आप यह समझ सकते हैं कि 7 को यहाँ पर क्या किया गया है, 6 से गुना किया गया है, तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो मान आएगा यह 18 के बराबर आएगा। यहाँ से हमें पता चल गया, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो दोनों जगह सेम अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर 18 हो गया। 18 कैसे पता चला, तो यहाँ पर 7 दिया हुआ था और यहाँ पर 42 आया है बढ़ाने पर मान, तो 7 को क्या करेंगे कि 42 होगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर 3 रेशियो है दूसरी वस्तु के मूल्य के जगह पर, तो 3 को क्या करना है, 6 से गुना कर देना है, दोनों साइड गुना करना है तो 18 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 18 है, तो अब आपको कम करना है। तो 20 से 18 कितना कम है, 2 कम है, और कितने पर कम है, तो 20 पर, तो 2/20 गुने 100, तो यही X का मान आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, 10%। इस तरह से आपको बना लेना है, तो इस तरह से बनाने पर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 10%।
अगला क्वेश्चन, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किग्रा था तो अध्यापक का वजन क्या है, आपको बताना है। इसमें जो है एक अध्यापक है, एक टीचर है यहाँ पर, और टोटल स्टूडेंट जो है 22 है। तो दोनों को एक बार मिला दिया जाता है, यानी 22 छात्र एक अध्यापक, यानी 23 मिलकर यहाँ पर औसत वजन जो है यहाँ पर 31 केजी से बढ़कर 32 केजी हो जाता है। तो यहाँ पर अध्यापक का वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार आपको अध्यापक शामिल करके एक बार सिर्फ स्टूडेंट का औसत आयु में से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुल उम्र निकालना है, तो कुल उम्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जो छात्रों की संख्या है उसमें आपको औसत वजन से गुना कर देना है। यहाँ पर है 22 छात्रों के समूह का 31 किग्रा है और अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है तो 1 किग्रा बढ़ जाता है, यानी 31 में 1 जोड़ने पर 32 हो गया, और स्टूडेंट 22 है तो एक टीचर मिलाकर कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 गुना 32, यह जो हो गया अध्यापक को मिलाकर है। अब इसमें से आपको क्या करना है, स्टूडेंट का जो कुल उम्र है उसको घटा देना है। तो स्टूडेंट कितना है, 22 है, और एक औसत उम्र कितना दिया हुआ, 31। तो 23 गुने 32 माइनस 22 गुने 31, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर जो होगा, 23 में 32 से गुना कीजिएगा, 23 में 32 से गुना करने पर, और इसके बाद 22 में 31 से गुना करने पर, 23 में 32 से गुना करने पर जो हो जाएगा यहाँ पर 736, इसके बाद 22 में 31 से गुना करने पर 682, और इसको आप घटाइएगा तो घटाने के बाद आ जाएगा 54। तो यही इसका आंसर हो गया 54। इस तरह से आपको बना लेना है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 54 किग्रा। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये है। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपातों में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है 8:1:5। इसको आप x से गुना कर दीजिए, 8x, x और 5x हो जाएगा, और यहाँ से मूल्य बराबर 420 आपको कर देना है। तो मूल्य कैसे निकलेगा, तो 1 रुपये, यहाँ पर 1 रुपया 1 लिखना है, 1 गुने 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 8 है, तो इसमें x से गुना कर दीजिए तो 8x। तो यह जो हो गया यहाँ से 1 रुपये का मूल्य टोटल आ गया। इसी तरह से प्लस करके, और 2 रुपये का कितना है, 1 है, यानी 2 गुना x हो गया। फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, 5 रुपये, तो 5 गुना, और 5 अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 5x, सभी को जोड़ देना है। तो 5 है 25x प्लस 2x, तो 27x प्लस 8x 35x हो गया, और यह जो आ गया टोटल मूल्य आ गया। तो 35x, और यहाँ पर टोटल मूल्य जो दिया हुआ है 420 रुपया, तो 35x बराबर 420, तो x का मान जो यहाँ पर आ जाएगा 420/35 12 आ जाएगा। और थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना हो गया, 5x, यहाँ पर 5 रेशियो में दिया हुआ था, इसको 5x माने थे, तो 5 गुने 12, तो 5 में 12 से गुना कीजिएगा 60, यही इसका आंसर हो गया 60। इस तरह से आपको बनाना है। इसका सही आंसर हो गया सी ऑप्शन 60। अगला क्वेश्चन है, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदा, 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। 225 रुपये प्रति किताब की दर से खरीद रहा है, यानी क्रय मूल्य 225 है, विक्रय मूल्य 162 है, और इसमें आपको बताना है हानि। तो ये 225 रुपये क्रय मूल्य है, 162 रुपये विक्रय मूल्य है, तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 225 में से आपको क्या करना है, 162 यहाँ पर घटा देना है। तो घटाने के बाद जो यहाँ पर आ जाएगा 63 यहाँ पर आ जाएगा। 225 में से 162 घटेगा तो 63 आ गया। यह हो गया एक किताब का हानि। तो 7 किताब का आपको हानि बताना है, तो 63 में 7 से गुना कर दीजिए। इसका सही आंसर हो गया 441 रुपया। अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है। राशि क्या है, यानी आपको मूलधन बताना है। तो साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। 5 वर्षों का यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है और 6ठे वर्षों का मिश्र धन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ब्याज जो हो जाएगा 6ठे वर्ष, या फिर आप कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज बराबर 6ठे वर्ष का जो मिश्र धन है उसमें से आपको 5वें वर्ष का घटा देना है। तो 11,076 में से 10,650 को घटा दीजिएगा। तो घटाने के बाद जो यहाँ पर आएगा 426 रुपया। यह जो हो गया 1 साल का ब्याज हो गया। अब आपको निकालना है 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज इसलिए निकालना है कि यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्र धन है
10,650। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 5 साल का ब्याज कितना है, तो मूलधन हम आसानी से निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 426 रुपये 1 साल का हुआ, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 426 गुना 5। 426 में 5 से गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद जो हो जाएगा यहाँ पर 2130 रुपया, 2130 हो गया। अब यहाँ पर 5 साल का मिश्र धन कितना है 10,650। 10,650 में से 2130 को घटाइएगा तो 85 से 20 आ गया। इसमें आपको सिंपल सा ये समझना है कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल का समान होता है। तो 5 साल का मिश्र धन 10,650 है, 6 साल का 11,076 है। तो यहाँ पर घटाने पर 1 साल का ब्याज निकल गया। फिर 5 साल का ब्याज निकाल लीजिए। 5 साल का मिश्र धन दिया हुआ है 10,650, उसमें से घटा दीजिए, मूलधन आ जाएगा। तो 85 से 20 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को जो आपको बनाना है बोर्ड मास नियम पर, बी से होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आपको ब्रैकेट की क्रिया करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, इसको आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। इसके बाद ओ से होता है ऑफ यानी का, यहाँ पर का की क्रिया है तो का कैलकुलेशन करना है। डी से होता है डिवीजन यानी भाग हो गया, एम से हो गया मल्टीप्लाई, और इसके बाद ए से होता है एडिशन, एस से होता है यहाँ पर घटाव हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप 10 + 14/3 है तो 14/3 -1 हो गया। 10 + 14/3 -1, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद इतना का जो मान आ जाएगा यहाँ पर 41/3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर का लगा हुआ है तो 5/3 में 41/3 से गुना कीजिएगा तो 205/9 हो गया। यहाँ पर का से गुना आपको सीधा सा कर देना है इसमें। इसके बाद यहाँ पर कितना है 10.1/3 है तो 10 × 30 = 31, 31/3 हो गया। और इसके बाद भाग है तो भाग का चिन्ह आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 41 में 5 से गुना करने पर 205/9। भाग में क्या करना है कि ऊपर नीचे यहाँ पर चेंज हो जाता है। 205/9 है तो 9 ऊपर चला जाएगा, 205 नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। 31/3 भाग को यहाँ पर गुना में चेंज कर देना है और 9/205 यहाँ पर इस तरह से हो गया। हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश हर में। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसके बाद आपको 31 और 205 है तो यहाँ पर यह कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा 31 में 3 से गुना करने पर आ गया 93/205। 93/205 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में, तो ये भी मिलकर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सिंपल सा इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर 1/6 + 1/8 कर देना है। या फिर दूसरा यहाँ पर एक सूत्र भी याद रख सकते हैं आप, a × b/a + b, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर इसको अगर आप बनाइएगा तो एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा और 4 हो गया यहाँ पर +3 तो 7/24, 7/24 यहाँ पर मान आया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पलट कर फिर आपको लिख देना है, 24/7 आ गया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 24/7। अगला क्वेश्चन, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। घर एवं दफ्तर के बीच में आपको बताना है दूरी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका ऑफिस है, यहाँ पर घर हो गया, होम हो गया, और यहाँ पर ऑफिस हो गया। एक बार क्या करता है कि घर से ऑफिस जाता है, दूसरी बार फिर वापस यहाँ पर ऑफिस से घर आता है। और इसमें जो है यहाँ पर दूरी हमें नहीं पता है तो दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर डी है दूरी, और टाइम जो लगता है टोटल 9 घंटा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। इसी सूत्र पर आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा इसका। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, डी है। तो पहले कंडीशन में हो गया डी बट्टा चाल तो 25 लगता है यहाँ पर। दूसरे कंडीशन में कितना हो गया, दोनों का समय जोड़ देना है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो डी यहाँ पर दूरी है और चाल है 25, d/25 प्लस d/20। दूसरे कंडीशन में कितना चाल है, 20 किलोमीटर, और बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो समय यहाँ पर टोटल 9 घंटा है और यहाँ से हम समय ही लिए हैं। तो d/25 प्लस d/20 बराबर 9 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20-25 का एलसीएम होगा 100। इसके बाद यहाँ पर 5d + 4d, 9d/100 बराबर 9, तो डी का मान आ जाएगा यहाँ से 100 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 64 का 100 किलोमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है।
तो इसमें 7 विभिन्न मिठाइयों का यहाँ पर दिया हुआ है। चीनी की मात्रा मिठाइयों कुल वजन का प्रतिशत दिया हुआ है, तो 23% इस तरह से दिया हुआ है। चीनी की मात्रा जो है मिठाई में कितना है वजन का, तो S4 का कुल वजन 150 ग्राम है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है S4 का आपको बताना है। तो S4 कहाँ पर है, 18% यहाँ पर है। और टोटल मिठाई का वजन कितना है, 150 किग्रा है। इसमें आपको चीनी का प्रतिशत बताना है, तो चीनी 18% है। 150 गुना 18 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 54 किग्रा। 54 नहीं होगा यहाँ पर, 150 गुना 18/100 हो गया यहाँ पर, तो 50 दूना 100, 50 या 150, 27 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होता है। विकर्ण है यहाँ पर 10/√2, तो 1/2 गुना 10√2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 10√2 में 10√2 से गुना कीजिएगा, तो 10 में 10 से गुना करने पर 100 हो गया। √2 में √2 से गुना करने पर 2 हो जाएगा, तो 100 में 2 से गुना करने पर 200 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा 100, तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। वर्ग की भुजा बराबर होता है √2 गुना, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बट्टा √2। विकर्ण यहाँ पर 10√2 है, इससे √2 से भाग दे दीजिएगा तो वर्ग की भुजा आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रेखा चित्र में 5 लगातार वर्षों का यहाँ पर दिया हुआ आयात से निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है Y3 के आयात करोड़ में क्या है, और निर्यात Y3 का 35,000 करोड़ है। आयात से निर्यात का यहाँ पर रेशियो है, यही चीज़ आपको समझना है। Y3 का बताना है तो 1.10 है, तो 1.10 है, यहाँ पर दशमलव हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर कितना बच गया, 11/10 बच गया। आयात निर्यात का जो रेशियो आ गया यहाँ पर 11/10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 11/10 हो गया। और हमें यहाँ पर आयात नहीं पता, आयात ऊपर में होगा क्योंकि आयात निर्यात का रेशियो है। निर्यात यहाँ पर 35,000 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा इसका। तो सॉल्व करने पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 38,500 करोड़। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 38,500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 15% का छूट दे रहा है। अंकित मूल्य अगर 100 है तो 15% की छूट यानी 85 पर यहाँ पर बेच रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको ये समझना है कि 85 यूनिट का मान यहाँ पर 4777 है, क्योंकि 15% छूट देकर बेच रहा है। तो 4777 हो गया, 100 यूनिट का मान आपको निकाल देना है। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4777 बट्टा 85 गुना 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 56 से 20 इसका आंसर आ जाएगा, 5620 रुपया, यही इसका आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5620 रुपया। अगला है, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4, A5 का औसत n है और इसमें सभी में क्या किया जा रहा है, 100 घटाया जा रहा है, तो औसत क्या होगा आपको बताना है। तो अगर इस तरह से सभी संख्या में से अगर कोई फिक्स संख्या घटाया जाता है तो औसत में से भी उतना घट जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, n-100। अगर यहाँ पर सभी में 10 जोड़ा जाता तो औसत में भी 10 अधिक हो जाता। तो ये सिंपल सा इसको आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। यहाँ पर समय पूछा जा रहा है। समय बराबर होता है सूत्र दूरी बट्टा चाल। दूरी हमें पता है 936 किलोमीटर, चाल भी यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड है। आपको हमेशा ये याद रखना कि यूनिट एक ही तरह का होना चाहिए। यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और समय भी आपको इसी अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ पर आपको घंटा में बताना है, तो इसलिए क्या करना है आपको, 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेना है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बताना है समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 936 बट्टा चाल हो गया यहाँ पर 72। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही इसका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर जो हो जाएगा 13 घंटा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर 13 घंटा यह समय हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 13 घंटा।
अगला क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 25 गुना हो जाएगी? तो 5 गुना यहाँ पर कितने वर्षों में हो रही है? 3 वर्षों में। तो स्वयं का 125 गुना 125 यानी 5 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का पावर 3 है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी टाइम है इसमें आपको सिंपल सा गुना कर देना है। यहाँ पर आपको क्यूब नहीं करना है समय में आपको जो भी यहाँ पर पावर रहे, जैसे यहाँ पर 5 गुना हो जाती है 3 वर्षों में, तो 125 गुना यानी 5 का पावर 3 कितने गुनों में, कितने वर्षों में हो जाएगी? तो यहाँ पर 5 का पावर 3 है, तो इसमें आपको क्या करना है, समय में यहाँ पर 3 वर्ष इसमें गुना कर देना है। 3 में 3 से गुना करने पर 9 वर्ष, यही इसका आंसर हो गया। समय में आपको क्यूब नहीं करना है, सिर्फ गुना करना है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? HCF में आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर संख्या इस तरह से दिया हुआ रहेगा पावर में या कुछ भी रहे, तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना। अगर कॉमन कुछ भी ना मिले तो HCF उस कंडीशन में 1 हो जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए कॉमन ढूंढिए, 2 है यहाँ पर तो इसमें 2 नहीं है, 3 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पर दोनों जगह 3 है, तो क्या 3 इसका आंसर होगा? 3 नहीं होगा, सबसे जो छोटा जिसमें पावर रहता है वही आंसर होगा, कॉमन जो है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 5, इसमें सबसे छोटा पावर कितना है? 3 का पावर 3 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3 का पावर 3। इस तरह से आपको बनाना। अगर यहाँ पर 3 का पावर 3 भी कॉमन नहीं रहता तो उस कंडीशन में एक आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर 16 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो होता है घनाभ में होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों घनाभ में होता है, तो घनाभ का यहाँ पर विकर्ण आपको बताना, विकर्ण में ही सबसे बड़ी छड़ की लंबाई हो सकती है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर, एल से हो गया लेंथ लंबाई का स्क्वायर, बी से हो गया चौड़ाई और एच से हो गया यहाँ पर हाइट ऊंचाई का स्क्वायर। तो सभी का स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है। तो लंबाई कितना है? 21 है, 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441 होता है, चौड़ाई है 12, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 और हाइट है 16, 16 का स्क्वायर कीजिएगा 256। तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा यहाँ पर 841 और 841 को वर्गमूल निकालिएगा तो 29 मीटर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 73 का डी 29 मीटर। अगला क्वेश्चन है, U अनुपात V 4:7 है तथा V अनुपात W 9:7 है। यदि U 72 है तो W का मान क्या होगा? यहाँ पर आप देखिएगा कि V दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दोनों का रेशियो अलग अलग है। V का है 9:9 है, तो यहाँ पर V का है 7। दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पूरा में क्या करना है, आपको 9 से गुना कर देना है, V के जगह पर जो भी मान है, और इसमें आपको क्या करना है 7 से गुना कर देना है, भी के जगह पे जो भी मान है। तो 9 से गुना कीजिएगा, U अनुपात भी अनुपात, यहाँ पर देख लीजिए U अनुपात भी अनुपात W कितना हो जाएगा। तो 7 से गुना करने पर यहाँ पर U कितना हो जाएगा, 9 से गुना करना है, तो 9 में 4 से गुना करने पर कितना हो गया, 36 हो गया। और भी में तो 9 में 7 से गुना करने पर यहाँ पर 63 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आते हैं, 7 से गुना करना है तो 9 में 7 से गुना करने पर 63, यहाँ भी 63 पहले से है। अब W में कितना हो जाएगा, 7 से गुना करना है, 7 में 7 से गुना करने पर कितना होता है 49, तो 36 अनुपात 63 अनुपात 49। यह हो गया U अनुपात V अनुपात W का। W का मान आपको बताना है, U का मान है 72, U यहाँ पर कितना है 36 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 2 है। यहाँ पर आप देखिएगा, इससे कंपेयर अगर आप करते हैं, यहाँ पर U 36 है लेकिन ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 72, तो इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट का मान 72 है। तो W का मान कितना है 49, तो 49 में क्या करना है आपको, सिंपल सा 2 से गुना कर देना है। तो 49 में 2 से गुना करने पर 98 होता है, यही इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन 98। चलिए अब मैथ का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, लाभ है 20%, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो इसको आप विक्रय मूल्य का डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, लाभ के कंडीशन में होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। अगर आपको सूत्र नहीं याद रहता है तो एग्जाम में कैसे बनाना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यहाँ से लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ प्रॉफिट P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 220 है, 220 का 20% कितना हो जाएगा 44 हो गया,
और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 220 में यहाँ पर आप 44 जोड़ दीजिए, तो 44 जोड़ने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 264। अगर आपको एग्जाम में विक्रय मूल्य का सूत्र नहीं याद रहता है तो इस तरह से लाभ निकाल लीजिएगा सिंपल सा, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो जोड़ दीजिए 264, इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 264 रुपया। अब यहाँ से हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। एग्जाम में 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। आप अपने पसंद के अनुसार हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में से कोई एक विषय चूज कर सकते हैं और इसमें आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर आप इन सभी राज्यों से हैं तो हिंदी चूज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। हिंदी में आप 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हिंदी की तैयारी किए हैं, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द अगर आपको अच्छे से पता है तो 25 में 25 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। सभी 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको खाली स्थान में चूज करना है। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, जवानी बचपन प्रशंसा बुढ़ापे। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर रेखांकित शब्द है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। यहाँ पर ताले जो है, ताले की जगह पर ताल होगा, कदम ताल कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह बिल्कुल सटीक है, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा कदमों ताल, जो कि गलत है, सैनिक कदमों तालों, यह भी गलत है, सैनिक कदम ताल कर रहा है नहीं होगा, कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें कोई त्रुटि है आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, होती की जगह पर होता है होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मीठा होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए मीठा होता है, परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। जो अंधे के, यहाँ पर है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची शब्द मुहावरा भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत याद किए हैं तो उसी से मिल जाएगा। तो कुबेर जो होता है धन का मालिक होता है, तो यक्षराज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको जो कहा जाता है मुमुक्षु, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उल्टा आपको बताना है यश का क्या होगा। यश का जो हो जाएगा यहाँ पर अपयश हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह विलोम है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी, यहाँ तक तो ठीक है, अपनी पत्नी, यहाँ पर की के जगह पर के होगा, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, यहाँ पर के होना चाहिए, तो अपनी पत्नी की जो है यहाँ पर यह गलत है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, की के जगह पर के होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग्य का क्या होगा। तो योग्य का मूर्ख जो है यहाँ पर समानार्थी है उल्टा में, लेकिन जिस तरह का शब्द है उसी अकॉर्डिंग आपको शब्द भी चूज करना है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो योग्य का जो विलोम हो जाएगा उल्टा अयोग्य, यानी योग्य नहीं है, मूर्ख एक तरह से आप कह सकते हैं। और सुयोग्य जो है योग्य के समानार्थी शब्द, एक तरह से दोनों का एक ही अर्थ है, मूर्ख भी अर्थ है, लेकिन अयोग्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला जो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वह बच्चों के साथ खेल रहा है की जगह पर खेल रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के साथ खेल रही है। यहाँ पर रहा नहीं होगा, रही है होगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शोकाकुल का क्या होगा सही वर्तनी, स्पेलिंग आपको बताना है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 86 का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन गधांश से रिलेटेड पूछा गया, इसमें आपको बताना है, एक अनुच्छेद है यहाँ पर और इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से आपको चूज करना है, इसको आप सावधानी से बनिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, गलत इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है, 5 में से 5 एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें फ्री में आपको नंबर मिल जाएगा। अनुच्छेद है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद है, मनुष्य की विशेषता है उसका होना।
रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है। चाय के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह सहारा लेता है। पहला गद्यांश में आपको बताना है पहले स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्थान का प्रयोग हुआ है, खाली स्थान में इसमें आपको बताना है। और ऑप्शन में इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, आराम, स्वभावगत, नींद, व्यक्ति। तो यहाँ पर मनुष्य की स्वभावगत यानी मनुष्य का स्वभाव है। इसके बाद विशेषता है उसका। और दूसरे नंबर के ऑप्शन में जो दिया हुआ है जिज्ञासु, बिक्री, संकेत, संपादक। तो जिज्ञासु, मनुष्य का स्वभाव ही है जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा करने वाला। तो पहले में हो जाएगा स्वभावगत, दूसरे में हो जाएगा जिज्ञासु। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, पहले में हो गया बी ऑप्शन स्वभावगत, दूसरे में हो गया यहाँ पर जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। अब चलिए तीसरे नंबर पॉइंट में आते हैं। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है। क्या करता है? तो प्रयास करता है। ऑप्शन में भी दिया हुआ है प्रयास, अनुभव, प्रतीक्षा, खबर। प्रयास करता है। इसके बाद है चाय की चुस्की, यहाँ पर है ऑप्शन में इस तरह से है कपड़ा, टुकड़े, चुस्की, बर्तन। तो चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए समाचार पत्र का सहारा लेता है। तो इसमें समाचार पत्र हो जाएगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। अगला में हो जाएगा यहाँ पर प्रयास करता है। और 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा चाय की चुस्कियों के साथ। इसके बाद है यहाँ पर समाचार पत्र के बारे में यह अनुच्छेद है, तो समाचार पत्र ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दो वर्तनी से रिलेटेड है, तो इसमें मौखिक का जो स्पेलिंग है 92 नंबर का बी सही है, मौखिक का यह स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस गई थी, तो यहाँ पर उर, मर, सो, छूट में से आपको चूज करना है। तो ट्रेन छूट गई, बस छूट गई थी, छूट यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में चमक रहा है, तो सोना चांदी बादल तो चमकता नहीं है, बादल गरजता है। आकाश में तारा चमक रहा है या तारे टिमटिमाते हैं, तो तारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। अंग अंग ढीला होना यानी अत्यधिक थक जाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए जो कहा जाता है जन्मांध यानी जन्म से ही अंधा है। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें आपको बताना है कि कहाँ त्रुटि है। तो आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, हो रहा है यहाँ पर होगा, हो रही है नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रही के जगह पर रहा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रार्थना। अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अर्जुन का आपको पर्यायवाची बताना है। अर्जुन का जो पर्यायवाची है धनंजय है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आप हिंदी में 25 में से कितना सही बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर है कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो यहाँ पर सटीक नहीं है, यहाँ पर जो होगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्वरूप से तय किया जाने लगा है जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्या आप टारगेट 75 प्लस इसमें पूरा कर पाए हैं। और साथ में आप यह भी बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, और डिटेल्स में डिस्कशन करें या फिर आपको इतना में समझ आ गया है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।